नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज। आज मैं आप सबको सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी एवं उनकी रचना पद्मावत के बारे में बताऊंगी। प्रेमाख्यानक कवि जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस पर आलोचक एक मत नहीं हो पाए हैं। फिर भी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी अर्थात सन 1494 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जायसी उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए वे जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मलिक उनकी पारिवारिक उपाधि थी और मोहम्मद उनका नाम था। इस तरह जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध हुआ। जायसी जायस के रहने वाले थे या बाहर से आकर जायस में बसे थे, यह स्पष्ट नहीं है। जायसी ने कहा है, जायस नगर धर्म स्थान, तहां आए कवि किन्ह बसान। इस कथन से यह आभास होता है कि जायसी जायस के मूलवासी नहीं थे, कहीं बाहर से आकर बसे थे। जायसी प्रख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा से थे और अपने समय में अत्यंत सम्मानित संत और फकीर माने जाते थे। जायसी देखने में सुंदर नहीं थे, उनकी एक आंख ज्योतिहीन थी और एक कान से सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन उनमें व्यवहार की निर्मलता और हृदयगत उदारता की कोई कमी नहीं थी। जायसी को गाजीपुर और भोजपुर के राजा जगत देव का आश्रय मिला था। बाद में वे अमेठी के राजा के आश्रय में भी रहे। जायसी ने लंबी यात्राएं की थीं तथा हिंदू और मुसलमान संतों और फकीरों की सत्संग भी की थी। जायसी ने हिंदू धर्म और उसके विभिन्न मतांतरों की जानकारी हासिल की। इसका प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ा। सन 1542 ईस्वी यानी हिजरी सन 949 में जायसी का देहावसान हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाओं को संपादित कर प्रकाशित कराने का महत्वपूर्ण कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। शुक्ल जी ने जायसी की 3 रचनाओं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट का संपादन किया। सखरावत, चंपावत, चित्रावत, कहरवानामा, कन्हावत आदि भी जायसी की रचनाएं मानी जाती हैं। जायसी जिस ग्रंथ के कारण लोक प्रसिद्ध हुए वह पद्मावत है। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की लौकिक प्रणय गाथा चित्रित है, पर इस लौकिक प्रणय कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना कराई गई है। लोक प्रचलित हीरामन-सुआ और रानी पद्मिनी की कथा को काल्पनिकता और ऐतिहासिकता के ताने बाने में आबद्ध कर कवि जायसी ने असाधारण सफलता प्राप्त की है और इस ग्रंथ की रचना की है। प्रेम की साधना और सिद्धि का चित्रण इस कृति की प्रमुख विशेषता है। हिंदू और मुस्लिम के आपसी तनाव को मिटाकर सांस्कृतिक समन्वय की स्थिति को इस काव्य में महत्व दिया गया है। इस दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है। जायसी की दूसरी रचना अखरावट का मूलभूत विषय सृष्टि की उत्पत्ति है, जो मूलतः इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इस ग्रंथ में कवि ने जीव, ब्रह्म, प्रकृति आदि की सैद्धांतिक विवेचना की है। इस रचना द्वारा कवि की आध्यात्मिक भावधारा को समझा जा सकता है। जायसी की रचना आखिरी कलाम में इस्लामी मजहब के हश्र यानी प्रलय की कथा का नियोजन है, जो कुरान पर आधारित है। आखिरी कलाम ग्रंथ में सृष्टि के अंत में मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मूलतः यह ग्रंथ सूफी सिद्धांतों के विवेचन की एक कृति है। हिंदी के प्रेमाख्यानकारों में जायसी का स्थान सर्वोच्च है। प्रबंध पटुता की अद्भुत क्षमता से युक्त पद्मावत काव्य हिंदी जगत में अन्यतम है। पद्मावत का संयोग एवं वियोग श्रृंगार फारसी की मसनवी शैली पर आधारित होने पर भी हिंदू संस्कृति को समेटे हुए है और इस ग्रंथ में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी गई है। जायसी ने पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया है तथा भारतीय छंदों, दोहा और चौपाई को अपनाकर
रचना तंत्र का सुंदर निर्माण किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी कवि जायसी भारतीय परिपाटी से मुक्त नहीं हो सके हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार पद्मावत में दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त श्लेष, व्यतिरेक, विभावना, संदेह, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी कवि जायसी ने सफल प्रयोग किया है। बाबू गुलाब राय ने जायसी की प्रशस्ति में लिखा है, जायसी महान कवि हैं, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं। उन्होंने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर को देन दी, उस पीर को अपने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया। वे अमर कवि हैं। पद्मावत जायसी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी रचना अवधि कवि जायसी ने 947 हिजरी स्वीकार की है। इसमें जायसी ने कल्पना और सत्य को आधार बनाकर कथा योजना की है। मूल रूप से इस कृति का पूर्वार्ध काल्पनिक और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक और लौकिक तत्वों का समावेश इस रूप में नियोजित किया गया है कि कथा का तारतम्य और संबंध निर्वाह बिखरने नहीं पाता। जायसी ने अपनी पूर्वार्ध कल्पना के रूप में हीरामन सुआ की कहानी लोक जीवन से ग्रहण की और उत्तरार्ध के लिए रत्नसेन की गौरव गाथा, पद्मिनी का आदर्श तथा गोरा बादल के आदर्श बलिदान की घटनाओं को ऐतिहासिक सत्य के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार जायसी ने पद्मावत की कथा का नियोजन किया। जायसी की यह रचना पद्मावत मसनवी शैली पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गबद्धता नहीं है, किंतु कथा वस्तु वर्णनों एवं घटनाओं के आधार पर खंडों में विभाजित है, जैसे सिंघलदीप वर्णन खंड, मानसरोदक खंड, देश यात्रा खंड, पद्मावती रूप चर्चा खंड आदि। इस प्रकार पद्मावत की कथा 58 सर्गों में विभक्त है। मसनवी शैली की इस कथा के आरंभ में एकेश्वरवाद, शाहे वक्त की प्रशंसा, मोहम्मद साहब की स्तुति तथा अपने गुरुओं की वंदना की गई है। जायसी ने पद्मावत के दूसरे खंड सिंघलदीप वर्णन खंड से रत्नसेन और पद्मावती की कथा का आरंभ किया है। कवि जायसी ने सिंघलदीप, उसके राजा गंधर्वसेन आदि का वर्णन करने के बाद पद्मावती के जन्म की कथा बताई है। पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक सुआ था जो पद्मावती से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पद्मावती सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई हुई थी। पीछे से सुआ वहां से उड़ गया। उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। बहेलिये ने हीरामन को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण ने सुए को यानी सुग्गे को चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के हाथ बेच दिया। हीरामन के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन अचेत हो जाता है। उसके मन में पद्मावती से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि वह जोगी वेश में घर से निकल जाता है। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी बनकर जाते हैं। रास्ते की विघ्न बाधाओं और 7 समुद्र को पार करते हुए रत्नसेन अपने साथियों के साथ सिंघलदीप पहुंचता है। वह अपने साथियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप करने लगता है और सुग्गा पद्मावती के पास पहुंच जाता है। हीरामन अपना सारा वृतांत सुनाने के बाद राजा रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य आदि की प्रशंसा करता है और पद्मावती से कहता है कि वह तुम्हारे लिए योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर सिंघलद्वीप तक पहुंच गया है। हीरामन की बातें सुनकर पद्मावती भी रत्नसेन से प्रेम करने लगती है। राजा रत्नसेन को राजा गंधर्वसेन गिरफ्तार कर लेता है। काफी कठिनाइयों के बाद शिव पार्वती की सहायता से रत्नसेन और पद्मावती का विवाह संपन्न हो जाता है। चित्तौड़ में राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती विरह आकुल रहती है। उसकी विकलता देख एक पक्षी उसका संदेश लेकर सिंघलद्वीप जाता है और रत्नसेन तक वह संदेश पहुंचाता है। रत्नसेन पद्मावती और बहुत सा धन आदि लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाता है।
रास्ते में राजा रत्नसेन को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समुद्र की कन्या लक्ष्मी से राजा को अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस नामक 5 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनको लेकर राजा चित्तौड़ पहुंचता है। नागमती और पद्मावती के साथ राजा रत्नसेन सुख चैन से जीवन व्यतीत करता है। राजा के 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं, पद्मावती से कमल सेन और नागमती से नागसेन। चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। राजा द्वारा देश निकाला दिए जाने पर रत्नसेन से बदला लेने के लिए पद्मावती से प्राप्त एक कंगन लेकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन सरजा नामक एक दूत के साथ रत्नसेन के पास एक पत्र भेजता है। पत्र में राजा को पद्मावती बादशाह को भेंट करने को कहा जाता है। रत्नसेन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बादशाह अलाउद्दीन चित्तौड़ पर हमला कर देता है। वह किले का 8 वर्ष तक घेरा डाले रहता है। उधर दिल्ली पर बाहरी हमले का खतरा देखकर अलाउद्दीन रत्नसेन के पास संधि का प्रस्ताव भेजता है कि उसे पद्मिनी नहीं चाहिए, बल्कि समुद्र से प्राप्त 5 अमूल्य वस्तुएं चाहिए। राजा अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का शानदार स्वागत किया जाता है। वहां एक बार बादशाह को दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने का मौका मिलता है। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर बादशाह बेहोश हो जाता है। बादशाह को विदा करने के लिए रत्नसेन अंतिम फाटक तक आता है। वहां बादशाह धोखे से राजा को कैद कर लेता है और बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। चित्तौड़ में इस घटना में हाहाकार मच जाता है। पद्मावती गोरा और बादल की सहायता से रत्नसेन को कैद से मुक्त कराती है। चित्तौड़ पहुंचने पर राजा रत्नसेन की कुंभलनेर के राजा देवपाल से युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा रत्नसेन मारा जाता है। राजा के हाथ से देवपाल भी मारा जाता है। राजा के शव के साथ पद्मावती और नागमती सती हो जाती है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज का अधिकार हो जाता है। बादशाह को किले में धूल और राख के सिवा कुछ नहीं मिलता। अंत में जायसी कहानी खत्म करते हुए कहते हैं कि अब न तो राजा रत्नसेन है, न हीरामन तोता, न अलाउद्दीन, न रानी पद्मावती। संसार में कहानी ही शेष रह जाती है, यश ही शेष रह जाता है। फूल मर जाता है पर उसकी गंध नहीं मरती। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पद्मावत हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है और इसकी मूल संवेदना प्रेम मूलक है। इसमें श्रृंगार भावना का प्राधान्य है। अंतिम अंश का अवसान शांत रस में होता है। प्रेम और विरह के वर्णन के समय कवि ने संयोग एवं वियोग दोनों की अनिवार्यता पर ध्यान दिया है। इतना ध्यान रखना इस काव्य में आवश्यक है कि जायसी ने लौकिक प्रेम की चर्चा की है, पर उसकी अभिव्यंजना अलौकिक प्रेम से संबद्ध है। अनुभूतियों के यथार्थ चित्रण से काव्य में विशेष सौंदर्य उद्भूत हुआ है। कहीं कहीं कवि जायसी ने सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का प्रयोग अप्रस्तुत विधान के रूप में किया है। नागमती की वियोग अनुभूतियां किसी व्यक्तिक भावना तक ही सीमित नहीं है। विरह की नैसर्गिक स्थिति का चित्रण इसमें सफलता के साथ किया गया है। कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। ना पावस ओही देसरा, ना हेवंत वसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, के ही सुनी आवही कंत। नागमती के वियोग में प्रकृति भी शामिल है। पद्मावत का महत्व साहित्यिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से है। इस ग्रंथ ने लोगों में सहिष्णुता, समन्वय भावना और संग्राहक बुद्धि का उन्मेष किया है। पद्मावत की भाषा पूर्वीपन लिए ठेठ अवधि है। भाषा की स्वाभाविकता, सरलता और सहजता पद्मावत में भरी पूरी है। इस ग्रंथ में चौपाई और दोहे की पद्धति अपनाई गई है। 7 चौपाइयों के बाद एक घना प्रयुक्त हुआ है। इस ग्रंथ में सादृश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है। पूरे ग्रंथ का जो काव्य कौशल है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि पद्मावत हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। धन्यवाद।